सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम हिम्मत सिंह कृष्णा एकेडमी अजमेर इत्यस्य यूट्यूब चैनल उपरि भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं करोमि। सबसे पहले आप कृष्णा एकेडमी अजमेर के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बन रही है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए साथियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, संधि के विषय में शिक्षण प्राप्त करते हैं। तो संधि जो है इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, संधि प्रकरणम। अत्र प्रश्नः आगच्छति यत् प्रथमः एव प्रश्नः भवति। पहला ही प्रश्न होता है कि संधि शब्द जो है उसमें कौन सा लिंग होता है। हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान रखना, संधि शब्द जो है इस संधि शब्द में हमेशा पुल्लिंग होता है। आप चाहे हिंदी के अंदर जो है स्त्रीलिंग हो सकता है, परंतु अस्माकं संस्कृत भाषायां संधि शब्दे सर्वदा पुल्लिंगः एव भवति, सर्वदा पुल्लिंगः एव भवति। अस्माकं ध्यानं भवेत् यत् संधि शब्दः सर्वदा पुल्लिंगः एव भवति। अस्तु, अग्रे वयं पश्यामः यत् संधि शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई। संधि शब्द की व्युत्पत्ति में आपसे पूछा जाता है कि संधि शब्द के अंदर उपसर्ग क्या है, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है। अत्र वयं पश्यामः प्रकृति प्रत्यय रूपेण सम इत्युक्ते ये हमारा उपसर्ग हो गया। सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय, ठीक है। सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय, कई पुस्तकों में से कित प्रत्यय भी बताया गया है, मूल प्रत्यय है इसका की। तो आपको ध्यान रखना है सम धा की, इससे समधि शब्द जो है वो निष्पन्न हुआ है। संधि इति रूपम निष्पन्नम। तत्पश्चात आगच्छति अस्मिन् लिंगः कः। संधि शब्द में लिंग कौन सा है। अस्माकं ध्यानं भवेत् यत् संधि शब्दे सर्वदा पुल्लिंगः एव भवति। संधि शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है। संधि शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग हो सकता है, परंतु अस्माकं संस्कृत भाषायां संधि शब्दः सर्वदा पुल्लिंगः एव भवति। अग्रे आगच्छति कारणम। कारणम किमस्ति तस्य की प्रत्यय। संधि शब्द में प्रत्यय कौन सा है, की प्रत्यय। की प्रत्यय द्वारा निर्मित जो भी शब्द होते हैं, की प्रत्यय से जो भी शब्द बनते हैं वे शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। की शब्द प्रत्यय से बनने वाले सारे के सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे संधि शब्द हो गया, विधि शब्द हो गया, प्रविधि हो गया, निधि हो गया, व्याधि हो गया, उपाधि हो गया, समाधि हो गया। ये शब्द जो हैं सारे के सारे की प्रत्यय युक्त शब्द हैं और ये सारे के सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो हमें ध्यान होना चाहिए, संधि, विधि, समाधि, प्रविधि, उपाधि, व्याधि, निधि इत्यादि शब्द जो हैं सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। तत्पश्चात आगच्छति की प्रत्यय। की प्रत्यय जो है धा धातु में ही लगता है। की प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, की प्रत्यय का प्रयोग केवल धा धातु के साथ में ही किया जाता है। हम देखते हैं संधि शब्द जो है उसमें धा धातु है और सम उपसर्ग है, सम धा की। तो क्या बनता है, ये हमारा संधि। अग्रे पश्यामः वयम सर्वप्रथमम सूत्रम किमस्ति, संधि किमस्ति वा संधि इत्यस्य अपरम नाम किमस्ति। संधि इत्यस्य सूत्रमस्ति परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता यानी कि वर्णानाम अत्यंत निकटता एव संधि या वा संहिता संज्ञा इति उच्यते। पश्यन्तु एक बार, हम वर्णानाम अतिशय सन्निधि ही संहिता इति उच्यते। वर्णों की अत्यंत निकटता, जब वर्ण जो है आपस में निकट आ जाते हैं, परस्पर मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसके बाद में विकार स्वरूप जो परिवर्तन होता है वो ही संधि कहलाता है। हम हिंदी में देखते हैं संधि का अर्थ क्या होता है, मिलना। तो यहाँ संधि में क्या होता है, संधि का अर्थ होता है जुड़ना या वर्णों का आपस में मिलना। देखिए, वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता संधि होती है, संहिता अथवा संधि होती है। दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है वो संधि कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि संधि का अपर नाम क्या है, संधि का अपर नाम जो है संहिता है। संधि का अपर नाम क्या है, संहिता है, या संहिता का अपर नाम क्या है, संधि है। परीक्षायाम सूत्रः आगच्छति संहिता विधायकम सूत्रम किम। संहिता विधायक सूत्र क्या है, तो आपको ध्यान रखना है परः सन्निकर्षः संहिता इति संहिता विधायकम सूत्रम अस्ति। अस्तु, अग्रे वयं पश्यामः संधि कुत्र कुत्र भवति। संधि कहाँ कहाँ होती है, संधि कहाँ कहाँ होती है संस्कृत में। इस चीज को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्य समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते।
संहिता कहाँ कहाँ होती है, संधि कहाँ कहाँ होती है संस्कृत में, आइए देखिए श्लोक के माध्यम से। संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। यानी कि संहिता जो है, संधि जो है, एक पद में हमेशा होती है, धातु उपसर्ग में हमेशा होती है, समास में हमेशा होती है, और वाक्य में ये लिखा है वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। वाक्य में जो वक्ता होता है या जो लेखक होता है उसके ऊपर आधारित होता है कि उसकी इच्छा हो तो वो संधि करे वाक्य में अथवा नहीं करे। वक्ता संधि युक्त वाक्य बोले अथवा नहीं बोले, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। विकल्प होता है वो उसके अर्थ में, विवक्षा के अर्थ में जो है, वाक्य के अर्थ में विवक्षा होती है। देखिए एक पद में किस प्रकार से, उदाहरण कुछ यहां दिए हैं, एक एक दो दो उदाहरण आप देखेंगे। चयः, चे प्लस यह क्या बना, चयः। जे प्लस यह जयः। उस प्रकार से धातु उपसर्ग में देखते हैं, प्र प्लस एति प्रएति, ननु प्लस एवं नन्वेवम। इसके प्रकार देखते हैं हम समास में, गजानाम इंद्रः गजेंद्रः अथवा गजधन इंद्रः गजेंद्रः। तो हम कह सकते हैं कि एक पद में धातु उपसर्ग में और समास में हमें संधि हमेशा करनी चाहिए, नित्य रूप से करनी चाहिए। फिर कहते हैं कि वाक्य में तो विवक्षा अर्थ में संधि होती है। देखिए नाहम अस्मि, यहां संधि कर दी गई है, वर्णों को मिला दिया गया है, परंतु न अहम अस्मि यहां हमने अलग अलग किया है, वाक्य को यथावत रूप में रखा है। वक्ता की इच्छा है या लेखक की इच्छा है, वो चाहे तो वाक्य के अंदर संधि कर सकता है, वो चाहे तो उसे संधि की यदि आवश्यकता नहीं है तो वो संधि ना करे, परंतु एक पद में धातु उपसर्ग में और समास में संधि हमेशा करनी ही चाहिए। इस सूत्र के अनुसार, इस श्लोक के अनुसार आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि संधि कहाँ कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती है, तो आपको ध्यान रखना है संधि कहाँ कहाँ होती है। एक पद में होती है, धातु उपसर्ग में होती है और समास में होती है। ये होती है नित्य, ठीक है, नित्य संधि होती है, यानी हमेशा यहाँ संधि होती है। और संधि कहाँ नहीं होती है, वाक्य में, यानी वो विवक्षा अर्थ में होता है, वो विकल्प है, यानी कि आप चाहें तो वहां संधि कर सकते हैं, यदि नहीं चाहें तो नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये आपको ध्यान रखना है, एक पद धातु उपसर्ग और समास में नित्य रूप से संधि करनी ही चाहिए। इसके पश्चात हम देखते हैं कि संस्कृत में संधि के कितने भेद होते हैं। संस्कृत में संधि के मूल रूप से 3 भेद होते हैं, जैसा कि आप हिंदी में भी देखते हैं। संधि के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि को हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं। देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संस्कृत भाषा में संधियां 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, सामान्य सी बात है। इसके बाद में हम देखते हैं सिद्धांत कौमुदी, भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी या व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो संधि के 5 भेद माने गए हैं। कौन कौन सी, स्वर संधि जिसे हम अच संधि के नाम से भी जानते हैं, व्यंजन संधि जिसे हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं, विसर्ग संधि, इसके बाद में स्वादि संधि और प्रकृति भाव संधि। स्वादि संधि, सुआदि, स्वादि संधि और प्रकृति भाव संधि। देखिए एक विशेष नोट हमने यहाँ लिखा है, वरदराज की जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसके अनुसार स्वादि संधि को विसर्ग संधि में, सुआदि स्वादि संधि को विसर्ग संधि में तथा ये स्वादि संधि है इसको विसर्ग संधि में, तथा इस प्रकृति भाव संधि को स्वर संधि में ही समाहित किया गया है, इसी के अंतर्गत रखा गया है। तो स्वादि संधि कहाँ चली गई, विसर्ग संधि में चली गई, और प्रकृति भाव संधि जो है वो स्वर संधि में चली गई। तो इस प्रकार से संधि के जो मूल रूप रह जाते हैं, मूल भेद रह जाते हैं, वो 3 ही रह जाते हैं। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 भेद जो हैं संधि के रह जाते हैं। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है कि संधि के कितने भेद होते हैं। मूल रूप से तो 3 ही होते हैं, अगर 5 भी आते हैं तो आप 5 में से बताएंगे। स्वादि संधि जो है वो विसर्ग संधि का भेद माना गया है और प्रकृति भाव को जो है वो स्वर संधि का भेद माना गया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि या अच संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं या अच संधि किसे कहते हैं। देखिए स्वर संधि या अच संधि, अच क्या है, स्वर ही है, अचो स्वराहा, अच ही स्वर है। देखिए स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, या ये कह सकते हैं हम कि अचों का अच के साथ में मेल होता है, वो अच संधि या स्वर संधि कहलाती है। देखिए 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से होने वाले
विकार यानी परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में स्वरों का स्वरों के साथ ही मेल होता है। कुछ उदाहरण यहां दिए हुए हैं, देखिए हिम धन आलय, हम वर्ण विच्छेद करते हैं, ह धन, ई धन, म धन, अ धन, आ धन, ल धन, अ धन, य धन, अह। देखिए इसमें दो स्वर कहां मिल रहे हैं आपस में, वर्णों की अत्यंत निकटता या परह सन्निकर्ष संहिता, हमने कहा वर्ण कहां मिल रहे हैं, दो वर्ण एक साथ यहां मिल रहे हैं, दो स्वर जो हैं एक साथ यहां मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहां पे दो स्वर जो है अ और आ एक साथ मिले हैं। अ और आ मिलकर के क्या हो जाता है, आ हो जाता है। अ और आ मिलके क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो रूप निष्पन्न होता है हमारा हिमालय। इसी प्रकार से रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र में हम देखते हैं, रवि में र धन, अ धन, व धन, ई धन, ई धन, न धन, द धन, र धन, अह, रविंद्र। तो यहां पर ई और ई मिलकर के बड़ी ई निष्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये शब्द बनता है अपना रविंद्र, ये शब्द बनता है रविंद्र। आप देखें हम लोग कई जगह जो है किसी का नाम होता है रविंद्र, तो हम देखते हैं वो अपना नाम तक शुद्ध नहीं लिख पाते हैं, वो छोटी की मात्रा का प्रयोग कर देते हैं जो कि अशुद्ध होता है। आपका शुद्धि संशोधन अगर आता है पार्ट, तो उसके अंदर भी ऐसे शब्द दिए जाते हैं कि शुद्ध रूप क्या है। तो अगर हमें ध्यान नहीं होगा तो हम छोटी की मात्रा यदि रविंद्र शब्द में लगी हुई है तो हम उसे कर देंगे, जबकि शुद्ध क्या होता है, रविंद्र। शुद्ध क्या होता है, रविंद्र। चलिए आगे एग्जाम्पल देखें, मुनि धन इंद्र, ये छोटी ई और ये छोटी ई मिलकर के बड़ी ई हो गई मुनीन्द्र। इसके बाद हम देखते हैं नारी धन इंदु, ये छोटी ई और ये बड़ी ई, ये छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बन गया नारिंदु। मही धन ईश, ई और ई मिलकर के बड़ी ई महिष। भानु धन उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया। लघु धन ऊर्मी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गया। वधु धन उत्सव, वधु सव बड़ा ऊ हो गया। भू धन ऊर्ध्वः, भू बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ ही रहता है। तो इस प्रकार से हम कुछ उदाहरण हमने ये देखे कि संधि क्या होती है, ठीक है। स्वर संधि क्या है, स्वरों का स्वरों के साथ में मेल होता है, वो स्वर संधि कहलाती। देखिए दो या दो से अधिक, अच्छा ये प्रश्न ध्यान में रखना कि क्या संधि में दो ही वर्णों का मेल होता है, दो ही स्वरों का मेल होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। दो से अधिक स्वर या व्यंजन या हलंत हल वर्ण जो हैं हो सकते हैं। स्वर संधि में तो केवल स्वर ही होंगे, ठीक है। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो जब स्वरों का मेल हो जाता है तो वो स्वर संधि कहलाती है। और व्यंजन संधि क्या है, आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम पढ़ेंगे उसे, कि जब स्वर का व्यंजन के साथ में या व्यंजन का स्वर के साथ में मेल होता है तो वो व्यंजन संधि होती है। चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले स्वर संधि या अच संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि या अच संधि के कितने भेद हैं? हम सामान्यतः हिंदी में जो है 5 या 6 संधियां ही पढ़ते हैं। मुख्य रूप से 5 संधियां पढ़ते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। मेन जो है हम हिंदी के अंदर 5 संधियां पढ़ते हैं, परंतु हम संस्कृत में जो है स्वर संधि के 7 भेद मानते हैं मुख्य रूप से। लेकिन प्रकृति भाव संधि को भी जब स्वर संधि में मान लिया गया तो हम संधि जो है स्वर संधि, इसके हम 8 भेद मानेंगे। देखिए संस्कृत में स्वर संधि के मुख्य रूप से 7 भेद होते हैं। संस्कृत में मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 7 भेद होते हैं, ठीक है। परंतु लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो है 7 भेद जो दिए हैं, इसके अलावा जो एक अलग भेद है प्रकृति भाव संधि, उसे इसी के अंतर्गत मान लिया गया है। ये 7 भेद कौन कौन से? सबसे पहले देखिए, इसके सूत्र भी यहाँ लिखे हुए हैं साथ में। यण संधि, इसका सूत्र होता है इको यणची। यण संधि का सूत्र होता है इको यणची। उसके बाद में आता है अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है एचो यवायावः। गुण संधि, इसका सूत्र है आद गुणः।
वृद्धि संधि वृद्धि रेची, दीर्घ संधि अकह सवर्ण दीर्घ, पर रूप संधि एंगी पर रूपम, इसके पश्चात आता है पूर्व रूप संधि एंगह पदांताद दति। इसके बाद में हम देखते हैं स्वर संधि में समावेशित संधि कौन सी है, वो प्रकृति भाव संधि। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था प्रकृति भाव को जो है स्वर संधि में काउंट किया जाता है। इसका सूत्र आता है इदुदे द्विवचनम प्रग्रियम। यहाँ पर प्रग्रिय संज्ञा होती है, प्रश्न पूछा जाता है प्रग्रिय संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, तो अपने को ध्यान देना है इदुदे द्विवचनम प्रग्रियम। ये प्रकृति भाव संधि यहाँ पर होती है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जानकारी रहेगी कि 8 संधियां कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हम इसको 8वीं संधि के रूप में, प्रकृति भाव संधि को जो है 8वीं संधि के रूप में पढ़ने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखें, इसके सूत्र साथ में दिए हुए हैं। चलिए इसके पश्चात हम देखते हैं सबसे पहले यण संधि प्रकरणम। यण संधि, यण संधि क्या है, इसका सूत्र क्या है, आपको जानकारी होगी, आपको ध्यान में होगा। यण संधि का सूत्र आता है हमारा इको यणचि। यण संधि का सूत्र आता है इको यणचि। इकह स्थाने यण स्याद अचि संहिताया विषये। इकह स्थाने, इक के स्थान पे यण स्याद, यण हो जाता है अचि परे, अच परे होने पर संहिता के संदर्भ में यानी कि संधि के संदर्भ में। कहने का अभिप्राय यह है, अर्थ है इसका, यदि इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार कौन कौन से हैं, ई उ री री। इक प्रत्याहार ये देखिए ई उ री री के बाद, इक प्रत्याहार के बाद कोई असमान स्वर, असमान स्वर से अभिप्राय है कोई अन्य स्वर। यदि कोई अन्य स्वर आता है तो इक के स्थान पर, ये जो इक है, इक कौन कौन से हैं, ई उ री री, तो ये जो इक हैं, इक के स्थान पर यण, य व र ल क्रमशः यण आदेश हो जाता है। क्रमशः यण आदेश, क्रमशः से अभिप्राय है कि उसी क्रम के अंदर। देखिए जैसे यदि छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री या बड़ी री या री, ठीक है, ई उ री री ली के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है, असमान स्वर का मतलब है कोई अन्य स्वर आता है, तो ई के स्थान पे य हो जाएगा, ऊ के स्थान पे व हो जाएगा, री के स्थान पे र हो जाएगा, री के स्थान पे ल हो जाएगा। फिर से ध्यान रखना, ई के बाद में कोई अन्य स्वर आता है तो ई के स्थान पे य हो जाएगा, ऊ के स्थान पे व हो जाएगा, री बड़ी री के स्थान पर र हो जाएगा, री के स्थान पे ल हो जाएगा। हमसे परीक्षा में क्रम पूछा जाता है कि य र ल व ये शुद्ध है या य व र ल ये शुद्ध है, तो हमें ध्यान रखना है य व र ल ये शुद्ध क्रम है। उसी प्रकार से परीक्षा में एक बार पहले पूछा जा चुका है 2011 या 12 के अंदर कि ए आई ओ औ ये सही क्रम है या ए ओ आई औ ये सही क्रम है, तो हमें ध्यान रखना है ए ओ आई औ ये सही क्रम है। उसी प्रकार से य व र ल ये सही क्रम है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम सबसे पहले यण संधि के 4 नियम। 4 नियम कौन कौन से होंगे, ई उ री और री, तो ये 4 भाग हो गए। चारों के उदाहरण जो हम देखने वाले हैं, देखिए ई के आगे कोई विजातीय, 2 चीजें होती है, एक तो होती है सजातीय यानी कि समान वर्ण, और विजातीय यानी असमान वर्ण, यानी कि असमान स्वर या अच आए तो ई को य आदेश हो जाता है। ई के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है, य आदेश हो जाता है। देखिए अति धन आचार, मैं इसका वर्ण विच्छेद करता हूं यहाँ पे, अ धन त धन ई धन आ धन च धन आ धन र धन अह, ठीक है, ये मैंने वर्ण विच्छेद किया। हमारी परिभाषा ये कहती है, हमारा सूत्र कहता है इक के स्थान पे यण आदेश हो जाता है। तो यहां पर देखिए आप ई और आ, ई के पश्चात असमान स्वर है, ई के पश्चात क्या है, असमान स्वर है, तो ई के स्थान पे हम क्या परिवर्तन कर रहे हैं, यहाँ पे हम ई के स्थान पे कर रहे हैं य, यानी ई हट गया है, ई के स्थान पे हमने क्या कर दिया है, य कर दिया है। अब हम इसे मिलाते हैं,
अ, ये आधा त है हमारे पास में, त आधा रह गया, फिर ये य, पीछे वाला आ इसमें मिल गया तो ये बन गया अत्या, च और आ मिलकर के चार, अत्याचार है। इस प्रकार से हमारा अत्याचार रूप निष्पन्न होता है। इसके पश्चात आता है हमारे पास में अगला उदाहरण, हमारे पास अगला उदाहरण है यद्यपि, यदि धन अपि। देखिए यदि में ये यहाँ पर जो है अंत में जो है प्रथम पद के अंत में जो है छोटी ई स्वर है और पर पद जो है उसका प्रथम स्वर जो है हमारे पास में अ है, ठीक है। ई और अ मिलकर के क्या बन गया य, तो ये बनता है यद्यपि। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। हिंदी मानक वर्णमाला या वर्तनी के अनुसार, क्षम्यताम, ये दोनों ही रूप जो हैं ये शुद्ध माने गए हैं, ठीक है। ये दोनों ही रूप जो है ये शुद्ध माने गए हैं। इसके पश्चात आता है इत्यादि। तीसरा जो हमारा उदाहरण है वो तीसरा उदाहरण आता है हमारा इत्यादि। देखिए इति धन आदि, इति धन आदि। इति में अंतिम स्वर है हमारा ई और यहां पर प्रथम स्वर है आ। ई और आ मिलकर के क्या बन गया या। जब हम मिलाते हैं इसे तो ये बनता है इत्यादि। आप ध्यान रखें परीक्षा में जब आपसे ऐसे कोई प्रश्न पूछा जाए और संधि में कोई समस्या आ रही हो तो आप सबसे पहले जो है वर्ण विच्छेद करें। वर्ण विच्छेद करने से हमें जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ जो है स्वर आपस में नजदीक में आ रहे हैं और जहाँ स्वर आपस में नजदीक में आएंगे वहाँ आप तुरंत संधि की पहचान कर लेंगे, संधि की पकड़ कर लेंगे और तुरंत आप संधि बना करके, संहिता बना करके और संधि का नाम लिख सकते हैं। उससे आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ पर कौन सी संधि प्रयोग में ली गई है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला उदाहरण हमारा नदी धन अर्पण। नदी धन अर्पण। देखिए ये नदी धन अर्पण। नदी, नदी में बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ बड़ा ई स्वर आया है और यहाँ पे अ आया है, तो ई के स्थान पे हमने क्या परिवर्तन कर दिया, यह कर दिया। जब मिलाएंगे तो ये बनता है नद्यर्पण अथवा नद्यर्पण। देखिए नद्यर्पण अथवा नद्यर्पण, ये दोनों ही रूप जो है हमारे शुद्ध हैं। इसके पश्चात आता है देवी धन आगमन। देवी धन आगमन। देवी धन आगमन। देवी में जो अंतिम स्वर है हमारा वो है बड़ी ई और जो अगला पद है उसमें प्रथम स्वर जो है हमारा वो है आ। तो ई के पश्चात आ आया तो ई के स्थान पे क्या परिवर्तन हो रहा है, यह परिवर्तन हो रहा है। पीछे आ है तो ये बन जाएगा दिव्यागमन। ये बनेगा दिव्यागमन, देवी का आगमन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि ई के पश्चात कोई अन्य स्वर आता है तो ई के स्थान पर जो है यह आदेश हो जाता है। देखिए आगे अगला उदाहरण हमारा अभिधन उदयः। अभि में छोटी की मात्रा है, उदयः तो ये बनता है हमारा अभ्युदयः। प्रतिधन एकम। ई और ए मिलकर के क्या बन गया, ये प्रत्येकम। तत्पश्चात सुधिधन उपास्य। शुद्ध्युपास्य। शुद्ध्युपास्य। शुद्धि उपास्य जो है, शुद्धि उपास्य परीक्षा में रीट में सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड में कई बार पूछा जा चुका है कि यहाँ पर कौन सी संधि है, शुद्धि उपास्य में कौन सी संधि होती है। चलिए एक दो उदाहरण मैं और आपको बताता हूं। इसके अलावा देखिए जो हमें पता है कि ई के स्थान पर यह आदेश होता है, यह अपने को ध्यान में रखना है कि ई के स्थान पे यह, ऊ के स्थान पे वह, री के स्थान पे र, री के स्थान पे ल आदेश होता है। एक एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं, ऊपरी धन ऊपरी। ऊपरी धन ऊपरी। ठीक है, ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसके अंदर जो है कौन सी संधि है या संधि बनाने पर क्या शब्द निष्पन्न होता है। देखिए यहां पर अंतिम स्वर क्या है, ई, पीछे ऊ। ठीक है, तो हम ई के स्थान पे क्या परिवर्तन कर रहे हैं, ई के स्थान पे यह बनाते हैं। ठीक है, तो ये बनता है हमारा ऊपर यू परी। ऊपर यू परी।
उपर्युपरि। ये ध्यान रखना है अपने को, ऐसे शब्द परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। परीक्षा में आ सकता है आपके कि नदी धन अंबु, नदी धन अंबु, नदी धन अंबु, यहां पर कौन सी संधि है? ठीक है, अब आपको ध्यान होना चाहिए कि ई की मात्रा यहां आ गई और यहां पे अन्य स्वर आ गया है, अस्वर आ गया है, तो आप आसानी से बना सकते हैं कि यहां पर नद्यंबु यानी कि यण संधि है। इति धन आह, इति धन आह क्या बनेगा? इत्याह, इति धन आह इत्याह। इति धन अपि, इति धन अपि क्या बनेगा? इत्यपि, इति धन अपि इत्यपि। देखिए ये बनता है हमारा नद्यंबु। नेक्स्ट बनता है इत्याह, नेक्स्ट बनता है इत्यपि। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे। आप जो ग्रंथ है आपके पास में, जो पुस्तक रखी है, उससे एक एक एग्जाम्पल लेकर के आप अपना रजिस्टर तैयार करें, अपने नोट्स तैयार करें। उसके अंदर अगर एक एक एग्जाम्पल आप लिखते हैं, आप लिखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको आसानी से पता पड़ जाएगा कि इसके अंदर कौन सी संधि है। यण संधि में ई और ई के पश्चात कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पे यह आदेश हो जाता है। ये प्रथम हमने पढ़ा है। द्वितीय हम पढ़ने वाले, अगले उदाहरण हम पढ़ने वाले हैं। यदि उ के पश्चात कोई अन्य स्वर आता है तो उ के स्थान पे क्या परिवर्तन होता है? व आदेश हो जाता है। देखिए उ के पश्चात यदि विजातीय स्वर यानी अन्य स्वर कोई आता है तो उ के स्थान पे क्या परिवर्तन हो जाता है? व आदेश हो जाता है, व परिवर्तित हो जाता है, व आ जाता है। देखिए कैसे, हम यहां देखते हैं सुधन आगतम, प्रसिद्ध उदाहरण है। सुधन आगतम, स्वागतम। ठीक है, यहां देखें हम इसके वर्ण विच्छेद करते हैं। स धन उ धन आ धन, गतम का वर्ण विच्छेद मैं नहीं कर रहा हूं, सीधा लिख दिया है मैंने, आगतम। ठीक है, उ के पश्चात असमान स्वर आ गया है, कोई अन्य स्वर आ गया है, तो उ के स्थान पे क्या परिवर्तन हो रहा है? उ के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है कि उ को जो है व आदेश हो जाता है। अब मिलाते हैं हम तो उसको स आधा रह गया, ये फिर व आ गया। ठीक है, ये आ इसमें मिल गया तो ये पूरा हो गया स्वागतम। ये क्या बना? स्वागतम। चलिए नेक्स्ट है हमारा अनुअयः। अनुअयः देखिए मैं लिखता हूं एक बार, अनु धन अयः। यहां नु में कौन सा स्वर है? उ, पश्चात अ, तो उ के स्थान पे क्या परिवर्तन हो रहा है? व आ रहा है। जब मिलाएंगे हम इसे तो ये बनता है हमारा अन्वयः। क्या रूप निष्पन्न होता है? अन्वयः। ये शब्द हमारा बनता है। तो हम कह सकते हैं उ के पश्चात कोई अन्य स्वर आता है तो उ के स्थान पे जो है व आदेश हो जाता है। अनुधन एषणम, अनुधन एषणम। देखिए अनुधन एषणम, अनुधन एषणम। यहां पे अनु में कौन सा स्वर आ रहा है? उ, और पश्चात क्या है? ए। तो उ के स्थान पे हम क्या परिवर्तन कर रहे हैं? उ के स्थान पे हमें व करना है। जब हम मिलाएंगे तो ये अ रह गया, न हो गया, न आधा है, फिर व आ गया, फिर एषण हो गया। जब इसको हम समस्त पद बनाते हैं तो ये बनता है अन्वेषणम। अन्वेषणम का मतलब क्या होता है? खोज करना, सर्च करना, ये होता है अन्वेषणम। देखिए अगला उदाहरण है हमारा नेक्स्ट उदाहरण है हमारा अंधकारेषु इव। ठीक है, अंधकारेषु, यहां पर जो है उ स्वर है,
पश्चात ई है तो बनता है ऊ और ई, तो ऊ के स्थान पे हमें क्या कर देना है, व कर देना है, तो ये हमारा बनता है अंधकारेश विव। विव इसलिए बना है क्योंकि पीछे ई स्वर है, तो अंधकारेश विव बना है। नेक्स्ट है मधुधन अरी, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, मधुधन अरिही, तो यानी मध्वरिही। देखिए मधु धन अरिही हमने लिखा, ठीक है, यहां पर ऊ स्वर है, ऊ के स्थान पे हमने कर दिया व, ठीक है, पीछे अ है तो ये मिलाने पे हमारा बनता है मध्वरिही। मधुधन अरि बराबर मध्वरिही। साधुधन इदम, साधुधन इदम, देखिए साधुधन इदम, साधु में अंत में कौन सा स्वर है, ऊ स्वर है, पश्चात है छोटी ई, तो ऊ के स्थान पे हमें परिवर्तन कर देना है, हमने ऊ के स्थान पे वी व कर दिया है, पीछे छोटी ई है, ऋस्व ई है, तो वो बनता है साध्विदम। पश्चात आता है गुरुधन आदेशः, रू, तो रू में ऊ मिला हुआ है, तो ऊ के स्थान पे हमने क्या परिवर्तन किया, क्या आदेश किया, वह हमने आदेश किया, तो ये बनता है गुर्वादेशः। क्या बना, गुर्वादेशः। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊ के पश्चात कोई अन्य स्वर आता है तो ऊ के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है, व आदेश हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लिखता हूं यहां पे, वधु धन आगमनम, वधुधन आगमनम। यदि वधुधन आगमनम ऐसा आता है और इसमें आप पहचान करते हैं कि यहां पर ऊ आ रहा है, ठीक है, बड़ा ऊ आ रहा है, तो ऊ के स्थान पे हमें क्या परिवर्तन कर देना है, हमें ऊ के स्थान पे व कर देना है, ठीक है। तो यहां बनता है फिर ये अपना व, ध आधा रह गया, ये ध आधा रह गया, फिर व, ये आ इसमें मिल गया, तो वधवा गमनम, ये बना हमारा वधवा गमनम। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऊ के पश्चात कोई अन्य स्वर आए, असमान स्वर आए या विजातीय स्वर आए तो ऊ के स्थान पे व आदेश हो जाता है। तत्पश्चात हम आगे देखते हैं इसके बाद में इसका तीसरा नियम, यदि री के आगे, री वर्ण के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री को र आदेश हो जाता है, छोटी री या बड़ी री के बाद में यदि कोई असमान स्वर आए, अन्य स्वर आए, तो री के स्थान पे क्या आदेश कर देंगे, हम र कर देंगे। य व र ल ये क्रम है, तो ई को य, ऊ को व, री को र और री को ल कर देते हैं। देखिए ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है इसके अंदर, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, देखिए पितृधन आज्ञा, पितृ में री आ रहा है, री के स्थान पे क्या आदेश करना है, हमें र करना है। जब हम मिलाते हैं तो पी त र धन आज्ञा, इस तरीके से भी करके हम देख सकते हैं। जब मिलाएंगे इसे तो ये बन जाएगा पित्राज्ञा, ठीक है। उसी प्रकार से पितृधन आदेशः, पित्रादेशः, मातृधन अनुमति ही, मात्रनुमति ही, धात्री धन अंशः, धात्रंशः, पितृधन उपदेशः, पितृपदेशः, पितृधन इच्छा, पितृच्छा, मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, यानी माता की आज्ञा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं री या री के बाद में यदि कोई अन्य स्वर आता है तो री के स्थान पे र आदेश हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। इसके पश्चात ली के आगे ली, ये भी स्वर है, ध्यान रखना। ली के बाद में यदि कोई विजातीय स्वर आए, यानी अन्य स्वर आए, असमान स्वर आए, तो ली के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। ली के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है, ली के स्थान पे ल आदेश हो जाता है। देखिए ली धन आकृति, ली धन आकृति, ली धन आकृति, ये ली हो गया, ये आकृति हो गया। तो ली के स्थान पे हमें क्या कर देना है, ली के स्थान पे हमें ल कर देना है। तो
तो ल धन आकृति ये बन जाएगा हमारा लाकृति। लृ धन आकृति बराबर लाकृति। लृ धन अकारः, लृ धन अकारः बराबर लकारः। लृ के स्थान पे हमने क्या आदेश किया है? लृ के स्थान पे ल किया है। लृ धन आदेशः लादेशः। लृ के स्थान पे क्या आदेश किया है? ल आदेश किया है। घसलि धन आदेशः, घसलि धन आदेशः ये बनता है घसलादेश। लृ के स्थान पे फिर हमने ल कर दिया है तो ये बन गया हमारा घसलादेशः। तो हम ये कह सकते हैं यण संधि में हमने अभी पढ़ा है कि इको यणची ये हमारा सूत्र हो गया। इक के स्थान पर हम जो है यण आदेश कर देते हैं। इक स्थान यण स्याद अचि संहिताया विषये, यानी कि अच परे रहने पर, कोई अन्य स्वर परे रहने पर हम ई के स्थान पे यण आदेश, यानी इक के स्थान पे यण आदेश, ई को य, उ को व, री को र और री को ल आदेश हम कर देते हैं। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं दूसरी संधि हमारी अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि में आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा अय आदि, अय आदि। अयादि संधि अब हम देखने वाले हैं। अयादि संधि में सूत्र होता है हमारा एचो अय वायावह, एचो अय वायावह, यानी कि ए ओ ऐ और औ ये चार स्वर हैं। ए के बाद में यदि कोई अन्य स्वर आता है तो अय आदेश हो जाएगा। ओ के बाद में अन्य स्वर आता है तो अव आदेश हो जाएगा। ऐ के बाद में कोई अन्य स्वर आता है तो आय हो जाएगा, और औ के बाद में अन्य स्वर आता है तो आव आदेश हो जाता है। देखिए सूत्र कहता है हमारा एचो वायावह। पदच्छेद देखना, पदच्छेद का मतलब होता है कि उसको समझने के तरीके से अलग अलग टुकड़े करके उसको लिखना सूत्र को। एचह अय अव आय आव। एच के स्थान पर क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा, अव हो जाएगा, आय हो जाएगा और आव हो जाएगा। एच अय, एच क्या है? एच है ए ओ ऐ औ। इनके स्थान पे क्या हो जाता है? अय अव आय आव, अय अव आय आव, ये परिवर्तन हो जाता है एच के स्थान पर क्रम से। ठीक है, ऐचः क्रम, ऐचः क्रमाद अय अव आय आव एतै आदेशः स्यु अचि। अच परे रहने पर, अच कौन से होने चाहिए? लेकिन असमान होने चाहिए, विजातीय होने चाहिए, समान स्वर नहीं होने चाहिए। हिंदी में देखते हैं इसे, यदि ऐच प्रत्याहार, ऐच प्रत्याहार कौन से हैं? ए ओ ऐ औ, ये इसका शुद्ध क्रम भी है ऐच प्रत्याहार का। ठीक है, परीक्षा में पूछा जा चुका है कि शुद्ध क्रम अस्ति। 2011 या 12 की जो रीट या आरटेट जो हुई तो उसमें ये क्रम आया हुआ है, ये पूछा गया है कि सही क्रम क्या है। ये ए ओ ऐ औ ये सही क्रम है, के बाद कोई असमान स्वर आए तो इन चारों वर्णों के स्थान पर क्रमशः अय अव आय और आव आदेश हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स देखना इसके। हरे धन ए, ए के स्थान पे क्या परिवर्तन हो रहा है? ए के स्थान में मैं लिखता हूं यहां पे, देखिए ए ओ ऐ और औ। ठीक है, ए के स्थान पे हो रहा है अय, ओ के स्थान पे अव, ऐ के स्थान पे आय और औ के स्थान पे आव। ठीक है, ए के स्थान पे हो रहा है अय, ओ के स्थान पे अव, ऐ के स्थान पे आय और औ के स्थान पे आव आदेश हो रहा है। तो हम देखते हैं हरे धन ए, हरये, विष्णोधन इति, विष्णविति, पौधन अकह, पावकः, नैधन अकह, नायकः, तौधन एकता, ताविकता, इंद्रौधन उदिते, इंद्रा बुदिते। हम नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं इसके एग्जाम्पल्स, देखिए। ठीक है, अयादि संधि के भी 4 नियम, एच 4 हैं, ए ओ ऐ औ, तो इसके अनुसार जो है 4 भाग हमने कर लिए हैं इसके। सबसे पहले हम देखते हैं ए ऐ और ओ औ, ये 4 हमने स्वर हैं। इन चारों स्वरों के पश्चात यदि कोई अन्य स्वर आता है तो हो जाता है अय अव आय आव। ठीक है, ए ऐ को यदि हम पहले लेते हैं तो अय आय होता है, ओ औ को पश्चात में लेते हैं तो अव आव आदेश होता है। ए ऐ और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय आय अव और आव आदेश हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये अयादि संधि कहलाती है, अय आदि। ठीक है, तो देखिए ए के पश्चात यदि कोई असमान स्वर आ रहा है तो क्या आदेश होता है? अय आदेश हो जाता है। ए के पश्चात यदि कोई असमान स्वर आ रहा है तो अय आदेश
हो जाता है। देखिए अयादी संधि के अब जो 4 नियम है उसमें हम उदाहरण देखते हैं। ने धन अनम, ने धन अनम, हमने पढ़ा है कि ए के बाद में कोई अन्य स्वर आता है तो ए के स्थान पे क्या आदेश हो रहा है, अय। ने धन अनम नयनम, ने धन अनम, तो ए के स्थान पे क्या परिवर्तन हो रहा है, न प्लस ए प्लस अनम, तो ए के स्थान पे हमने किया है अय आदेश। ठीक है, न और अ मिलकर के न, य और अ मिलकर के य, न म, ये रूप बना नयनम। चे धन अनम क्या बना, चयनम। शे धन अनम शयनम। ने धन अह नयः। हरे धन ने हरये। चे धन अह चयः। शे धन आनः शयानः। शे धन आनः, देखिए इसे शे में श धन ए धन आनः, ए के स्थान पे अय हो गया तो ये श, अ इसमें मिल गया, य आ मिल गया, शयानः, ये रूप अपना बन गया शयानः। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए के बाद में यदि कोई स्वर आता है अन्य स्वर तो ए के स्थान पे अय आदेश हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। देखिए अई के बाद में अन्य कोई स्वर आ रहा है तो आय आदेश हो जाता है। गई धन अकह, गई धन अकह, देखिए ये गई धन अकह, तो गई के स्थान में अई के स्थान पे हम क्या परिवर्तन करेंगे, आय करेंगे। ठीक है, आय किसके स्थान पे करेंगे, अई के स्थान पे करेंगे। देखिए ग धन अई धन अकह। ठीक है, तो ये अई के स्थान पे हमने क्या कर दिया, अई के स्थान पे आय कर दिया। जब रूप निष्पन्न होगा तो ग आ मिल गया तो गा य कह, ये रूप बना गायकः। नई धन अकह इसी प्रकार से तो नायकः। गई धन इका गायिका, ई जो है आय में मिल जाएगा तो गायिका हो जाएगा। नई धन इका नायिका। तस्मै धन इदम तस्माइदम। तस्यै धन इदम तस्याइदम। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यदि अई के बाद में कोई स्वर आता है तो अई के स्थान पे आय आदेश हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ओ के पश्चात कोई स्वर आता है अन्य स्वर तो ओ के स्थान पे अव आदेश हो जाता है। पो धन अनम, पो धन अनम, देखिए ये पो धन अनम, पो धन अनम, इसमें प धन ओ धन अनम। देखें इसमें ओ के स्थान पे क्या परिवर्तन हो रहा है, ओ के स्थान पे क्या आदेश हो रहा है, अव आदेश हो रहा है। जब मिलाएंगे तो प और अ मिलकर के प, व और अ मिलकर के व, न म, रूप निष्पन्न हुआ पवनम। पोधन इत्रः, पोधन इत्रम, शब्द बनता है पवित्रम। गोधन ईशः गवीशः, बनाता हूं इस रूप को मैं, आप देखें एक बार। गोधन ईशः, ग धन ओ धन ईशः, ग धन ओ धन ईशः। ओ के स्थान पे हमने परिवर्तन किया है, आदेश किया है अव। ग और अ मिलकर के ग, व और बड़ी मिलकर के वी, और ये बन गया गवीशः। ठीक है, भोधन अति भवति, भोधन अनम भवनम। साधो धन ए साधवे, देखें साधवे रूप किस प्रकार से निष्पन्न हुआ। साधो धन ए, देखिए ओ के स्थान पे हम कर रहे हैं अव। ठीक है, तो सा ध धन अव धन ए, मिलाइए सा ध वे, ये रूप हमारा
निष्पन्न होता है। इसके पश्चात आता है वटोधन रिक्षः। वटोधन रिक्षः, ये प्रश्न जो है वटो रिक्षः फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है 2015-16 के अंदर। वटो धन रिक्षः ये बनता है वट वृक्षः। देखिए इसको बनाते हैं हम। वटो धन रिक्षः, व धन अ धन ट धन ओ धन रिक्षः। ठीक है, ये ओ है, ये ओ के स्थान पे हमने क्या आदेश किया? अव आदेश किया। बनाइए, व ट और अ मिलकर के ट, फिर व और री मिलकर के व्री, वृक्षः, वट वृक्षः। देखने में ऐसा लगता है कि वट वृक्ष शब्द के अंदर कोई संधि नहीं है, परंतु यहाँ पर अयादि संधि का ये रूप है, ध्यान रखना इसका ना। भानोधन इह भानवीह, विष्णुधन इह विष्णवीह। ओ के स्थान पे अब हो जाएगा, ई मिल जाएगा तो ये बन जाएगा विष्णवीह और भानवीह। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं इसके बाद में। देखिए अगला है अपना औ के बाद में यदि कोई अन्य स्वर आता है तो औ के स्थान पे आव आदेश हो जाता है। देखिए अर्थौ धन इव, अर्थौ धन इव, औ यहाँ पे औ है, ठीक है, अच्छी बात है। धन धन र धन थ धन औ धन इव। औ आ गया, औ के स्थान में हमने क्या परिवर्तन किया है, क्या आदेश किया है? आव किया है। मिलाते हैं, अर्था व इसमें मिल गया, ये वी व, ये हो गया अर्थाविव। इसी प्रकार से पोधन अनम, देखिए पोधन अनम, ये पो धन अनम। ठीक है, तो प धन ओ धन अनम, ये रूप अपना बनता है। पौधन, ये औ आ गया तो औ के स्थान पे हमने परिवर्तन किया है, आदेश किया है आव। ठीक है, मिलाएंगे इसे तो पा, प और आ मिल करके पा, व और अ मिल करके व नम, पावनम। तौ धन एकदा तावेकदा, बालकौ धन आगतौ, औ यहाँ पे औ है, औ के स्थान पे आव हो जाएगा तो बालकावागतौ। भौ धन उकह, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है रीट स्तर के ऊपर। ठीक है, देखिए भौ धन उकह, तो ये भ धन औ धन उकह, तो औ के स्थान पे क्या आदेश हो रहा है? आव हो रहा है। मिलाएंगे तो ये भ और आ मिलकर के भा, व और उ मिलकर के वु कह, भावुकः। ये रूप अपना इसके अंदर बनता है। इसके पश्चात आता है नरौ उदारौ, नराबुदारौ, रात्रौ आगत है, रात्रावागत है, गौ औ। देखिए इस उदाहरण को, गौ धन औ, तो ये ग धन औ धन औ, तो ये औ के स्थान पे हमने क्या परिवर्तन किया है, क्या आदेश किया है? आव, तो ये मिलेगा तो ग गा, व औ, गावौ। देखिए ये रूप बना अपना गावो। इंदो उदेति, इंदा बुदेति, क्योंकि आव आदेश यहाँ पर हो जाता है औ के स्थान पर। तो साथियों आज हमने स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि और अयादि संधि का अध्ययन किया। और स्वर संधि के जो
नेक्स्ट जो आगे के जो भाग हैं वो आगे आने वाली कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इति उक्त्वा अहं विरमामि। नमो नमः। धन्यवादः।